एसी जनरेटर देखिए बेटा, सबसे पहले इसका प्रिंसिपल देखिए कि ये किस फिजिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसका प्रिंसिपल है कि इफ अ rectangular coil is rotated, rectangular coil is rotated in a uniform magnetic field, uniform magnetic field, it induces an EMF, it induces an EMF across it whose magnitude and direction changes with respect to time, changes with respect to time। ठीक है, सपोज करिए कि ये कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और आप इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस कॉइल को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेंगे तो इसका मतलब है कि उसमें एंगल बार बार चेंज होगा, तो इसके एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा वो बी डॉट ए के इक्वल हो जाएगा। बी डॉट ए मतलब बी ए कॉस थीटा। अब क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ओमेगा हो गया थीटा अपॉन टी के इक्वल, तो इससे थीटा की वैल्यू ओमेगा टी आ जाएगी। तो ये जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये टाइम डिपेंडेंट फ्लक्स है। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे ये फ्लक्स भी चेंज होता है। और आप जानते हैं कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस के लिए जो फैराडेज का लॉ है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई डी टी, तो इससे हम ईएमएफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो फाई बी है उसकी वैल्यू है बी ए कॉस ओमेगा टी। इसको डिफरेंशिएट करिए बेटा, तो बी ए तो कांस्टेंट है, कॉस टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम वेरिएबल है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, फिर चेन रूल लगाएंगे तो ओमेगा टी का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो ओमेगा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इतना ईएमएफ इंड्यूस होता है इस कॉइल के अक्रॉस। अगर आपको ये ईएमएफ बढ़ाना है तो इफ कॉइल हैज एन टर्न्स, तो अगर इसके अंदर एन टर्न्स होंगे तो इसका जो ईएमएफ है वो हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये जो ईएमएफ है वो साइनोसॉइडल है, यानी कि साइन के ग्राफ को फॉलो करता है। ये सारी चीजें एन बी ए ओमेगा ये कांस्टेंट है, और जो साइन ओमेगा टी है उसी की तरह इसका वेरिएशन होगा। तो साइन का वेरिएशन कैसे होता है देखिए बेटा, जो साइन ओमेगा टी का ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा, ये आधा ऊपर रहता है एक्स एक्सिस के, आधा नीचे रहता है, मतलब डायरेक्शन चेंज होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब अगर किसी वायर में, जैसे ये सपोज करिए कि वायर है, ये एम एन वायर है, तो एक बार तो आधे साइकिल में इसकी करंट एम से एन की तरफ होगी और दूसरे आधे साइकिल में इसकी करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव हो जाएगी, एन से एम की तरफ होगी। तो इस तरह से ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है और साथ साथ मैग्नीट्यूड को भी चेंज करता है। तो इस तरह का ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ये जो ईएमएफ है इसको ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ बोलते हैं। तो प्रिंसिपल ये है कि अगर आप कुछ ऐसा करो कि भाई इस कॉइल को रोटेट कर सको तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। नोट करिए बेटा कंस्ट्रक्शन। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ फिर इसको लिख लेंगे। तो इसमें एक आर्मेचर कॉइल होती है पी क्यू आर एस, जो एक कंडक्टर की बनी हुई होती है जैसे कॉपर की। तो एक रेक्टेंगुलर कॉइल है पी क्यू आर एस, और इसको आप एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दो पोल पीसेस से बनाई जाती है, जैसे ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया और ये मैग्नेट का साउथ पोल हो गया।
तो दो पोल पीसेस, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पोल पीसेस के बीच में आप एक रेक्टेंगुलर कॉइल पी क्यू आर एस को रखता है। ये सपोज करिए कि रेक्टेंगुलर कॉइल पी क्यू आर एस हो, ठीक है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरह से रहेगा, और आप इस कॉइल को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मैकेनिकली रोटेट करोगे, है ना। इसमें एक हैंडल लगा हुआ होता है जिसको सेफ्ट बोलते हैं, SHAFT, सेफ्ट, और उससे आप इसको रोटेट करते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल को रोटेट करेंगे तो इसमें साइनोसॉइडल ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि किस प्रिंसिपल से होता है। इसमें ये दो एंड्स हैं बेटा, एक ये एंड है, एक ये एंड है। अब ये एक रिंग के अंदर होता है बेटा, ये जो एक एंड है ये एक रिंग के अंदर, जिनको हम स्लिप रिंग्स बोलते हैं, और जो दूसरा एंड है वो दूसरे रिंग के अंदर होगा। तो ये जो दोनों एंड्स हैं ये एक रिंग के अंदर कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे हम ये इस तरह से रिंग होती है, और ये रिंग से टच होते हुए इसमें ये कांटेक्ट हमेशा बना हुआ रहता है। तो आप देखिए कि जैसे ये एक पाइप है, इस पाइप के अंदर ये वायर है, ये वायर का कांटेक्ट इसके अंदर हमेशा बना रहता है, और ये इसको मूव करता रहता है। तो ये रिंग मूव नहीं करती है, रिंग के अंदर वायर मूव करता है, ठीक है। तो ये स्लिप रिंग्स होती हैं। तो इस तरह से ये स्लिप रिंग्स के अंदर जिस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा उसी एंगुलर वेलोसिटी से ये जो वायर है जो स्लिप रिंग के अंदर कनेक्टेड है वो रोटेट करेंगे, ठीक है। फिर इसके यहाँ ये S1 S2 दो रिंग्स हो गए, S1 एक रिंग हो गई, S2 दूसरी रिंग, तो S1 S2 आर स्लिप रिंग्स। फिर कार्बन की कंडक्टिंग ब्रशेस, ब्रशेस का क्या काम होता है, ये रिंग से हमेशा कांटेक्ट बनाए रखते हैं। तो ये जो ब्रशेस हैं कार्बन के ब्रशेस होते हैं, और ये कंडक्टिंग होता है B1 और B2, तो दो ब्रशेस इसके अंदर होंगे। ये जो ब्रश है ये स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है, ये जो स्प्रिंग्स है ये इसका एक टाइट कांटेक्ट हमेशा बनाए रखते हैं। और यहाँ से ये एक वायर से कनेक्टेड होते हैं लोड रेजिस्टेंस से, ये लोड रेजिस्टेंस हो गया जैसे बल्ब, तो उससे हमें ये पता लगेगा कि इसमें करंट है। ये सपोज करिए कि जो रेजिस्टेंस है वो MN है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन इसके लिख देंगे कि N आर्मेचर कॉइल, N आर्मेचर कॉइल PQRS, PQRS is rotated between two pole pieces. तो जो एंड्स ऑफ कॉइल है, एंड्स ऑफ कॉइल आर कनेक्टेड with slip rings, S1 and S2, and two carbon brushes, B1 and B2 are attached to them, and a load resistance R is connected with S1 and S2 through B1 and B2। तो ब्रशेस से होते हुए इसका कांटेक्ट S1 और S2 के साथ बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको आप मैकेनिकली रोटेट करते हो तो अब इसकी वर्किंग आ जाएगी। तो अब वर्किंग में क्या होगा कि फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो पहले हमने इसको मैथमेटिकली देखा था कि इसमें जो ईएमएफ है वो साइनोसॉइडल होता है, और अब हम यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये पॉसिबल कैसे हो पाता है। देखिए अभी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इसके पैरेलल हैं PQRS के, यानी कि अभी जो सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है उसमें जो फ्लक्स है वो मिनिमम है। जैसे जैसे आप इसको रोटेट करते हो तो रोटेट करने से अगर आप ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसको रोटेट करोगे तो उसका जो ईएमएफ है, एंगल B डॉट ए में जो एंगल आता है थीटा, वो अभी 90 डिग्री है,
क्योंकि जो कॉइल का एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, जिससे कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है और फ्लक्स 0 है। आप अगर इसको रोटेट करोगे तो इसका फ्लक्स इंक्रीज होगा। अगर इसका फ्लक्स इंक्रीज होगा तो वो ईएमएफ को इंड्यूस करेगा, और लेंजेस लॉ कहता है कि अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो वो उसके फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, है ना। तो अगर फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा तो अभी इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लेफ्ट से राइट की तरफ, अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट आती है तो जो राइट हैंड साइड से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज से देखोगे तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बाहर की तरफ आएगा और इसको सपोर्ट करेगा, और अगर इसमें क्लॉकवाइज सेंस में करंट होती है तो वो इसको अपोज करेगा। अब क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है तो वो कम करने की कोशिश करेगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि राइट हैंड साइड से क्लॉकवाइज सेंस में करंट इंड्यूस होगी, है। तो वर्किंग है व्हेन कॉइल इज रोटेटेड, व्हेन कॉइल इज रोटेटेड EMF induces across the coil, है ना। और जो EMF इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, ये फॉर्मूला था NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। और जो रेक्टेंगुलर कॉइल है PQRS, इसमें काफी सारे टर्म्स होते हैं विद लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। तो N को हमने यहाँ पे लिखा है कैपिटल के, इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, तो इतना EMF इंड्यूस हो जाता है। अब EMF की डायरेक्शन देखिए, अगर इसमें क्लॉकवाइज सेंस में करंट आती है ना, अब ये जो क्लॉकवाइज सेंस में करंट होगी, ये क्लॉकवाइज सेंस में करंट EMF की वजह से ही आती है, तो जो करंट की डायरेक्शन है वो देखिए, ये स्लिप रिंग से जाते हुए करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, M से N की तरफ होगी। तो इसको आप बनाइए कि ये फर्स्ट हाफ रोटेशन है, मतलब अभी आधा रोटेशन हुआ है। तो आधा रोटेशन अगर आप एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो तो आधा रोटेशन के बाद क्या सिचुएशन बनेगी बेटा, जब आप इस सिचुएशन से आधा रोटेट कर दोगे तो ये पूरा 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जब चला जाएगा, तो इसका जो सेकेंड हाफ रोटेशन होगा उसमें जो QR वाली साइड है जो राइट साइड में थी वो लेफ्ट साइड में आ जाएगी, और जो PS साइड है वो राइट साइड में चली जाएगी। सर मतलब क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज अगर आप रोटेट करते हो, जैसे सपोज करिए कि आप देखिए कैमरे में देखिए, ये सपोज करो कि ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर दूं, तो इसकी जो साइड्स हैं PS, अगर आप 180 डिग्री इसको रोटेट करोगे, मतलब आधा रोटेशन करोगे, तो PS राइट साइड में चला जाएगा या नहीं बेटा? यस सर। ठीक है, तो क्या सिचुएशन होगी, जो P है फर्स्ट हाफ रोटेशन के बाद जो P वाला एंड है वो Q पे चला जाएगा, जो Q वाला एंड है वो इधर आ जाएगा, है ना। तो रेड में जो लिख रहा हूं वो सेकेंड हाफ रोटेशन के पॉइंट्स हैं। फिर S राइट साइड में चला जाएगा और R लेफ्ट साइड में चला जाएगा। यहां तक क्लियर है सभी को या नहीं? यस सर। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि जब Q इस तरफ आ जाएगा, Q लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो ये जो स्लिप रिंग है ये चेंज होगी। Q जब लेफ्ट साइड में आएगा तो ये वाली रिंग यहां से यहां तक पहुंच चुकी होगी, पहुंचेगी या नहीं बेटा? इसका भी तो आधा रोटेशन हो जाएगा, वायर का हो जाएगा या नहीं? यस सर। और ये वाली जो रिंग है वो यहां तक पहुंच चुकी होगी, तो ये रिंग्स भी चेंज हो जाएंगे। वो Q वाली जो रिंग है वो यहाँ से पूरा रोटेट होके यहाँ तक पहुंच चुकी होगी, और जो S वाली रिंग है वो पूरा रोटेट होके इस तरफ आ चुकी होगी। करेक्ट है बेटा? यस सर। ठीक है, तो इसमें अभी आप देखिए कि जो करंट की डायरेक्शन है वो किस से किस तरफ है, M से N की तरफ है या नहीं है? यस सर। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ कि आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाए डायग्राम को। तो मैंने यहाँ पे ये बनाया इस तरह से, और ये स्लिप रिंग है इस, और ये ब्रश हो गया, ये इसके अंदर है यहाँ पे, और यहाँ से ये इसकी स्लिप रिंग हो गई, ये कार्बन ब्रश हो गया, और ये इसकी स्लिप रिंग हो जाएगी यहाँ से इस तरह से। तो आप देखिए कि ये जब हाफ रोटेशन होगा तो ये वाली जो रिंग है ये, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो ये वाली रिंग ऐसे जाएगी, और ये वाली जो रिंग है इसके अंदर ये इस तरह से आ जाएगी।
तो अब देखिए कि आफ्टर फर्स्ट हाफ रोटेशन क्या सिचुएशन बनेगी। तो पहले हाफ रोटेशन के बाद क्या सिचुएशन बनेगी उसको देखिए। मैं दोबारा से इसका डायग्राम बनाता हूं। तो देखिए ये जो पी क्यू आर एस था, इसमें अब की बार पी इधर आ जाएगा। पी पहले लेफ्ट साइड में था, अब राइट साइड में चला जाएगा, और क्यू इधर आ जाएगा। फिर ये आर एस इस तरह से हो जाएगा। ये जो क्यू वाला जो एंड है, जो कि इसके लेफ्ट साइड में था, अब ये इसके राइट साइड में चला जाएगा। तो क्यू वाला एंड इस तरफ आके इसके राइट साइड में चला जाएगा। ये जो नीचे वाली रिंग है, ये पहले इसको लेफ्ट साइड में टच कर रहा था, अब ये इसको राइट साइड में टच करेगा। पी वाला जो एंड है वो पहले राइट साइड में टच कर रहा था, और फिर अब इसको, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, तो ये इसको राइट साइड में टच करेगा। तो पी वाला जो एंड था वो इस तरह से आएगा और ऐसे टच करेगा इसको। इसके साथ ये जो स्लिप रिंग था, क्यू के साथ कौन सी स्लिप रिंग कनेक्टेड थी बेटा? क्यू के साथ नीचे वाली स्लिप रिंग कनेक्टेड थी। तो क्यू जो है, क्यू एंड नीचे जाएगा, ये जो नीचे सर वाली एक डाउट है। हाँ बेटा, अभी अभी एक सेकंड में क्लियर करूंगा। ये S2 और ये B2 होगी। तो ये फर्स्ट हाफ रोटेशन में ये इसके राइट साइड में कनेक्टेड थी। जो क्यू वाली रिंग थी वो नीचे, क्यू वाली जो एंड था वो नीचे वाली रिंग के राइट साइड में कनेक्टेड था। और जब ये पूरा हाफ रोटेशन लेके इसके लेफ्ट साइड में आ जाएगा, यहाँ ये समझ में आया या नहीं आपको? Yes, sir. ठीक है। तो ये आधा रोटेशन के बाद इस रिंग में लेफ्ट साइड से इसको टच करेगा, मतलब डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट से टच करेगा। तो ये S2 हो गया और ये B2 हो गया। और जो P वाला पॉइंट था वो ऊपर वाली रिंग से कनेक्टेड है, लेफ्ट साइड में कनेक्टेड था पहले हाफ में। ठीक है। तो ये अब ये जो P वाला पॉइंट है, ये आधे रोटेशन के बाद इस तरह से रोटेट होगा और ये इसके राइट साइड वाले पॉइंट से कनेक्टेड होगा। समझ में आ रहा है या नहीं बेटा? Yes, sir. नो सर। नहीं आया? आधे, जैसे इसका जो रेड वाला मैंने मार्क किया है, नीचे वाले जो पहले वाला जो डायग्राम था उसमें देखो ये रिंग के डायमीटर के कौन सी वाली साइड से कनेक्टेड है, राइट में या लेफ्ट में? सर राइट में। राइट में। अब जब ये आधा रोटेशन अपना कंप्लीट कर लेगा तो वो रिंग के किस साइड में कनेक्टेड होगा बेटा? लेफ्ट। लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो ये डायग्राम नीचे वाला समझ में आ रहा है या नहीं आपको? यस सर। ठीक है। ऐसे ही जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला जो पॉइंट है P, पहले रिंग के लेफ्ट साइड में कनेक्टेड था। आधा रोटेशन के बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब ये 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा, यानी कि इसका आधा रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो ये जो P वाला एंड था वो किस तरफ आ जाएगा बेटा? राइट साइड में आ जाएगा या नहीं? यस सर, राइट में। राइट में आ जाएगा, है ना। अब फिर ये जो ब्रशेस हैं B1, ये किसके साथ कनेक्टेड था? नीचे जो रेजिस्टेंस है उसके N पॉइंट से कनेक्टेड था, और जो B2 जो है वो इसके M पॉइंट से कनेक्टेड है। ये समझ में आ रहा है या नहीं बेटा? सर जो वायर है सर वो रिंग से टच हो रही है, उसके थ्रू पास हो रही है? वायर रिंग से सिर्फ टच हो रही है। ये वायर इस तरह का होता है बेटा, ये जैसे वायर है ना ऐसे, और यहाँ से इसका छोटा सा पार्ट निकला हुआ होता है और ऐसे रिंग होती है। ये वायर इस तरह से रिंग से कनेक्टेड होता है। ओके सर। ये इससे सोल्डर्ड नहीं होता है, मतलब फिक्स्ड नहीं होता है, वो इससे टच होता हुआ रहता है बेटा, इसलिए इसको स्लिप रिंग बोलते हैं। वो वायर इसके अंदर स्लिप करता हुआ रहता है, मतलब टच में तो हमेशा बना रहता है लेकिन उसके अंदर स्लिप हो जाता है, फिक्स्ड नहीं है। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है। अब आप देखिए कि जो पहले सिचुएशन थी, जो कॉइल की पहले सिचुएशन थी, बिल्कुल वही सिचुएशन आ गई या नहीं? अभी भी कॉइल के
ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के किस तरफ है बेटा? पैरेलल है या नहीं है? यस यस सर। और पहले भी पैरेलल था, यानी कि अगर पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो फर्स्ट हाफ रोटेशन के बाद भी जब सेकेंड हाफ रोटेशन शुरू होगा तो सेम डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगी, है ना? तो अब की बार भी जो करंट इंड्यूस होगी वो क्लॉकवाइज सेंस में ही होगी। समझ में आ रहा है या नहीं बेटा? यस सर। भाई जो सिचुएशन पहले बनी थी फर्स्ट हाफ रोटेशन के बाद फिर से वही सिचुएशन बनेगी या नहीं? यस सर। यस ठीक है, सर फिर से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सरफेस के पैरेलल हो जाएगा और जीरो फ्लक्स होगा, फिर वो उसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है ना? एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो फिर से बिल्कुल वही सिचुएशन बनेगी और फिर से क्लॉकवाइज सेंस में करंट इंड्यूस होगी। करेक्ट? तो अब आप देखिए कि पहले जो क्लॉकवाइज सेंस की करंट थी वो m से n की तरफ थी। ठीक है, m से n की तरफ। अब आप देखिए कि क्या डायरेक्शन होगी अगर क्लॉकवाइज सेंस की करंट आती है। तो ये वाली जो करंट है वो P से होते हुए कार्बन ब्रश B1 में जाती है, फिर B1 से जाते हुए वो N की तरफ। तो आधे रोटेशन के बाद जो क्लॉकवाइज सेंस की करंट है अब की बार आपको N से M की तरफ दिखेगी। तो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई या नहीं बेटा? यस तो यही है कि इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाती है, और क्योंकि वो साइनोसॉइडल ग्राफ को फॉलो करती है इस वजह से उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता है। इसी तरह की जो करंट है उसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, और जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए बेटा, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हाफ रोटेशन में आपको जब इसका फ्लक्स चेंज हुआ तो क्लॉकवाइज सेंस में जो करंट है वो B2 ब्रश से होते हुए आपको करंट की डायरेक्शन M से N की तरफ दिख रही है। फिर जब फर्स्ट हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो बिल्कुल ऐसे है जैसे ये बुक देखिए आप, ये बुक है, इसको हाफ रोटेशन कर दोगे तो जो प्लेन की पोजीशन है वो फिर से पहले जैसी हो जाएगी, लेकिन उसकी जो आर्म्स है वो एक्सचेंज हो जाएंगे। तो जो PS वाली आर्म है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगी, PS वाली आर्म पहले लेफ्ट साइड में थी अब राइट साइड में चली जाएगी, और RQ वाली जो आर्म है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगी। फिर से जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन तो चल ही रहा है तो फिर बिल्कुल पहले जैसी सिचुएशन बनेगी, फ्लक्स उसी तरह से चेंज होगा, ईएमएफ भी उसी तरह से इंड्यूस होगा, और ये जो करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज ही रहेगी। तो अब की बार आप देखेंगे कि जो क्लॉकवाइज सेंस की करंट है वो इस ब्रश से होते हुए N से M की तरफ जा रही है। तो इस तरह से जो ये करंट है वो अपना मैग्नीट्यूड चेंज करती है और उसकी डायरेक्शन को भी चेंज करती है। तो हमने जो ईएमएफ इंड्यूस निकाला था प्रिंसिपल से उसकी वैल्यू थी E इज इक्वल टू NBA ओमेगा। तो जो ईएमएफ आया था वो था NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, और ये टाइम डिपेंडेंट ईएमएफ है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा तो उसको हम E नॉट से डिनोट करते हैं जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि साइन ओमेगा टी मैक्सिमम होता है। तो इसका जो मैक्सिमम ईएमएफ है वो NBA ओमेगा के इक्वल होगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये जो पार्ट है NBA ओमेगा ये मैक्सिमम ईएमएफ को डिनोट करता है। तो अगर हम इसको E नॉट से डिनोट कर दें, इस वाले पार्ट को E नॉट लिख दें, तो ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो जब भी आप किसी कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेंगे तो उसमें ईएमएफ आएगा NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो NBA ओमेगा के इक्वल होगी, और इसकी जो इक्वेशन है वो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी होगा। यानी कि जो AC EMF है वो AC जनरेटर में जो होता है साइनोसॉइडल होता है। तो साइनोसॉइडल AC, तो साइनोसॉइडल AC में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होते हैं। ये इसका एक हाफ रोटेशन है जहां पे ये मैक्सिमम ईएमएफ को डिनोट करता है, यानी कि E नॉट को। 0 से एक रोटेशन के 1/4 पार्ट में ये 0 से मैक्सिमम तक पहुंच जाता है। फिर आधे रोटेशन में यानी कि T/2 टाइम में ये फिर से 0 हो जाता है, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम पहुंचेगा,
3t/4 टाइम में, और फिर पहले जैसी सिचुएशन पूरे एक टाइम पीरियड में आ जाती है। ठीक है, तो साइनोसॉइडल एसी में दोनों चीजें चेंज होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डायरेक्शन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसमें डायरेक्शन भी चेंज होती है और मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। और जो डिजिटल एसी है उसमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नीट्यूड नहीं। जैसे ये मैक्सिमम है तो ये मैक्सिमम ही रहेगा, और फिर जब डायरेक्शन चेंज होगी आधे टाइम पीरियड के बाद तो फिर से मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मतलब ये -E0 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें जो है आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम रहता है और डायरेक्शन चेंज होती है, ओनली डायरेक्शन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और ये जो डिजिटल है ये बनता कैसे? तो बहुत सारे साइनोसॉइडल एसी का रिजल्टेंट होता है ये डिजिटल एसी। तो इसको डिजिटल एसी बनाने के लिए आपको बहुत सारे साइनोसॉइडल एसी के रिजल्टेंट बनाना पड़ता है। ठीक है, इसको नोट करिए बेटा। ठीक है, आप किसी भी स्पीड से चलिए, आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करनी होती है और उससे एवरेज स्पीड आती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। उसी तरह से करंट का काम होता है एक रेजिस्टेंस में चार्ज को फ्लो कराना। तो अगर आप एक रेजिस्टेंस को एक एसी ऑसिलेटर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन वन कंप्लीट साइकिल, इन वन कंप्लीट साइकिल। तो अगर आप एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू देखोगे तो चार्ज पहले लेफ्ट से राइट एंड की तरफ गया, फिर राइट से लेफ्ट की तरफ, तो जो टोटल चार्ज है वो 0 हो जाएगा। तो वन कंप्लीट साइकिल में एवरेज एसी की जो वैल्यू है वो 0 होगी। तो देयरफॉर एवरेज वैल्यू इज काउंटेड ओवर हाफ साइकिल, AC is calculated over हाफ साइकिल। ठीक है, तो 1/2 साइकिल के लिए हम इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि एक हाफ साइकिल में इसने पूरा कितना चार्ज एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो कराया है, यानी कि M से N की तरफ या N से M की तरफ आधे साइकिल में टोटल चार्ज कितना गया है। ठीक है, तो चार्ज के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? देखिए, चार्ज के लिए फॉर्मूला लगेगा, टोटल चार्ज अगर आपको कैलकुलेट करना है और आपके पास एसी की वैल्यू है, ईएमएफ है आपके पास, और आप करंट कैलकुलेट करना चाहते हैं और एवरेज वैल्यू, तो चार्ज का और करंट का क्या रिलेशनशिप होगा? ठीक है, तो करंट होता है I = dq dt। ठीक है, तो अगर आपको चार्ज कैलकुलेट करना है तो ये I dt हो जाएगा। जिस तरह से ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E0 sin ωt, तो इससे जो करंट आती है एसी, उसका भी फॉर्मूला होगा I0 sin ωt। I0 मैक्सिमम वैल्यू है और जो I है वो एसी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो अगर आपको टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है तो dq को इंटीग्रेट करिए और टाइम की वैल्यू 0 से लेके, जो टाइम है वो 0 से लेके आधे टाइम पीरियड तक, यानी कि कैपिटल T/2 तक होगा। ये टोटल चार्ज आ जाएगा और इसमें जो टाइम लगेगा वो dt को इंटीग्रेट कर दीजिए, t = 0 से लेके t = T/2 तक। तो ये तो T/2 आएगा क्योंकि 0 से लेके T/2 तक T/2 ही टाइम रहेगा। तो देखिए, चार्ज dq की वैल्यू क्या होगी? I dt के इक्वल होगी। तो dq को हम I dt लिख देंगे और इसमें टाइम की जो वैल्यू है वो 0 से लेके T/2 तक जाएगी, और ये dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। जैसे 1 का इंटीग्रेशन x होता है, वैसे ही यहाँ पे भी 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और इसमें जो t की वैल्यू है वो 0 से लेके T/2 तक जाएगी। तो बड़ा आसान फॉर्मूला है, जैसे स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसी तरह से एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। तो I की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए।
तो ये 0 से लेके t/2 तक हो गया, और I का फॉर्मूला हो गया I0 sin ओमेगा t dt। और इसमें लिमिट्स रखोगे तो पहले अपर लिमिट लिखोगे t/2, फिर लोअर लिमिट रखोगे, तो ये आ जाएगा बेटा आई मीन इज इक्वल टू, ये जो t/2 डिनोमिनेटर में है ये 2/t बन जाएगा, और 0 से लेके t/2 तक, और फिर I0 sin ओमेगा t dt, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। I0 एक फिक्स्ड वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, तो ये 2I0/t हो गया, और फिर हमें 0 से लेकर t/2 तक sin ओमेगा t dt को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो ये सोचिए माइनस कि कॉस। cos हाँ माइनस कॉस आ जाएगा, तो im हो जाएगा 2I0/t, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी। डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, आप ये सोचिए कि साइन किसके डिफरेंशिएशन से आता है? तो साइन आता है कॉस ओमेगा टी के डिफरेंशिएशन से, माइनस साइन आता है, इसलिए माइनस कॉस से प्लस साइन आ जाएगा, साइन ओमेगा टी, और फिर इंटू ओमेगा भी आएगा, तो उसको कैंसिल करने के लिए हम ओमेगा से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर आपको टी की प्लेस पे ओमेगा टी मिलता है तो आपको ओमेगा से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर t/2 तक। काफी बच्चों ने इंटीग्रेशन अभी नहीं पढ़ा होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा इसका एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। जैसे cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो x का अगर कोई लीनियर टर्म होगा, मान लीजिए cos 5x है, तो आपको क्या करेंगे, x की जगह 5x आएगा, डिफरेंशिएशन में हम x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। बस इतना देखना है आपको कि जो भी वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है। जैसे चेन रूल में मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में डिवाइड करेंगे। ये सभी को क्लियर है बेटा? yes sir तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी, और फिर टी के कोफिशिएंट से, जैसे ओमेगा टी है तो ओमेगा से इसको डिवाइड कर देंगे, तो माइनस भी बाहर चला जाएगा, -2I0, और ओमेगा भी बाहर चला जाएगा, जो जो कांस्टेंट है वो सब बाहर चले जाएंगे, और अंदर बचेगा कॉस ओमेगा टी, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से लेके t/2 तक। ये 2I0 ओमेगा टी किसके इक्वल होता है बेटा? ओमेगा टी। तो देखिए ओमेगा के फॉर्मूला होता है θ/t। एक कंप्लीट रोटेशन में टी कैपिटल टी के हो जाएगा, और जो थीटा है वो 2π के, तो ओमेगा 2π/t के इक्वल भी होता है, और ओमेगा टी की वैल्यू 2π के इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो जो ओमेगा टी है दैट इज इक्वल टू 2π, तो यहाँ पे हम ओमेगा टी को 2π लिख सकते हैं, और फिर इसमें वैल्यू पुट करिए तो cos ओमेगा टी की अपर लिमिट t/2 आ जाएगी, और लोअर लिमिट 0, तो ये cos 0 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -I0/π cos ओमेगा टी की वैल्यू डाल दीजिए, 2π हो जाएगी, डिवाइड बाई 2, माइनस cos 0 1 हो गया, -I0/π cos पाई -1 और -1, तो ये 2/π इंटू I0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो मीन वैल्यू होती है वो 2/π इंटू I0 के इक्वल होती है। ठीक है, तो जो एवरेज वैल्यू आएगी करंट की वो कितनी होगी? मैक्सिमम वैल्यू के 2/π टाइम्स होगी। नोट करिए बेटा इसको। कंपैरिजन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट विद डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो हम ऑल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्ट करंट से कंपैरिजन देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एवरेज वैल्यू। तो जो एसी की एवरेज वैल्यू है यानी कि आई मीन है, उसके रिस्पेक्ट पे हम एसी और डीसी को कंपेयर करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूँ बेटा। जैसे सपोज करिए कि ये स्पीड और टाइम का ग्राफ है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में आप ए प्लेस से बी प्लेस तक जा रहे हैं, जैसे ये ए से बी तक जा रहे हैं, है ना। मान लीजिए कि आप दिल्ली से लखनऊ जा रहे हो,
तो उसमें जो स्पीड है आपकी कार की, वो स्पीड कभी ज्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी, कभी कम होगी, और इस तरह से फाइनली जब आप बी पे जाओगे तो ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इससे पता लगती है। ठीक है, तो जो एरिया है वो v इंटू टी यानी कि डिस्टेंस को डिनोट करता है। तो आप जब इसका एरिया निकालोगे बीटी ग्राफ का टी एक्सिस के ऊपर, तो आपको ए से लेके बी तक की डिस्टेंस मिल जाएगी। फिर आपसे पूछा जाता है कि भाई आपकी एवरेज स्पीड क्या रही, तो आप कहोगे कि भाई 400 किलोमीटर था और मुझे 8 घंटे लग गए। तो स्पीड क्या आएगी बेटा, 400 किलोमीटर 8 घंटे में आप तय करते हो, तो 50 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड होगी। तो आप एवरेज स्पीड का ग्राफ इस तरह से बनाते हो, जैसे ये इसकी एवरेज स्पीड होगी। तो जो एवरेज वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है ना। तो एवरेज आप इसलिए निकालते हो कि कैलकुलेशन में आसानी हो और आपको एक पूरा जो एक कंप्लीट रिजल्ट है उसका एक कांस्टेंट वैल्यू आपको मिल सके। तो एवरेज वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि ये अगर, इसका क्या मतलब हुआ कि ये तो जो स्पीड है वो बदलती चली जा रही है। अगर ये एक कांस्टेंट स्पीड से चलता है, मान लो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, ठीक है, तो वो लखनऊ पहुंच जाता है, तो उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है जितनी इसने करी। बिल्कुल यही हालत इसमें भी है। जैसे आप एक एसी सोर्स को आप एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हो, इस रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हो, तो ये जो एसी है इसके थ्रू फ्लो करेगी, तो चार्ज इसके अक्रॉस फ्लो होगा, और चार्ज की जो वैल्यू है, वो कुछ आएगी, जैसे 0 से लेके t/2 तक, और आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, है ना। तो ये चार्ज आएगा Q1। तो AC 0 से लेके t/2 तक R रेजिस्टेंस पे इतना चार्ज फ्लो करेगा। फिर आपने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी में डीसी करंट होती है ना। डीसी करंट एक कांस्टेंट वैल्यू फ्लो करती है रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो जब इसको रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप कनेक्ट करोगे तो इसका जो ग्राफ आएगा वो तो इस तरह से आएगा। ये इस तरह से करंट ऐसे वेरी करेगी 0 से लेके t/2 तक, और आप जब इसका एरिया कैलकुलेट करोगे तो आपको Q1 चार्ज मिलेगा। इसकी सपोज करिए कि जो डीसी करंट है उसको हमने एवरेज वैल्यू से कंपेयर कर लिया। जिस तरह से डीसी करंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, उसी तरह से एवरेज वैल्यू भी चेंज नहीं होती। तो हम जो एवरेज वैल्यू है उसको हम डीसी करंट की तरह कंसिडर कर सकते हैं। और t/2 टाइम में ये जो ग्राफ का एरिया है ये किसको डिनोट करेगा, Q2 को डिनोट करेगा, यानी कि Im इंटू t/2 को डिनोट करेगा। तो इसका तो सीधा एरिया रेक्टेंगल का बन जाएगा Im इंटू t/2। तो इसमें क्या होगा कि अगर ये एवरेज वैल्यू है, डायरेक्ट करंट अगर इसकी एवरेज वैल्यू है, तो Q1 Q2 के इक्वल होगा। यानी कि जितनी देर में एक एसी आधे टाइम इंटरवल में जितना चार्ज एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो करता है, उतनी ही टाइम में, यानी कि आधे टाइम इंटरवल के बराबर टाइम में, अगर डायरेक्ट करंट इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस उतना ही चार्ज फ्लो करेगा, तो वो जो डायरेक्ट करंट है वो इसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी। तो आपको ये कंपैरिजन समझ में आया बेटा? जिस तरह से ये वेरिएबल स्पीड है और ये कांस्टेंट स्पीड है, उसी तरह से ये वेरिएबल करंट है और ये कांस्टेंट करंट है। तो एवरेज वैल्यू हम इसलिए निकालते हैं ताकि हम इसको डीसी से कंपेयर कर सकें। समझ में आ रहा है बेटा? चार्ज इक्विवेलेंट, एवरेज करंट चार्ज इक्विवेलेंट था डीसी का। इसी तरह से जो रूट मीन स्क्वायर करंट है ये हीट इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, मैं इसको डिफाइन करूंगा अभी। पहले आप देखिए कि जो हीट है उसमें डायरेक्शन नहीं होगी। तो आप अगर एक एसी के अक्रॉस, एसी को एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाओगे तो पूरे टाइम इंटरवल में जो हीट निकालोगे, है ना। सपोज करिए कि आपने एक एसी को एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये जब करंट इसके अंदर फ्लो करेगी तो इसको हीट अप करेगा, तो उसमें जो हीट की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, तो ये कांस्टेंट तो है नहीं, तो इसमें हम निकालेंगे I²R dt। तो हीट का फॉर्मूला होता है I²RT। तो ये हम dt टाइम इंटरवल के लिए, छोटे टाइम इंटरवल के लिए इसका हीट निकाल लेते हैं, और अगर टोटल हीट कैलकुलेट करना है तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा I²R dt को
और इसकी लिमिट्स रहेंगी 0 से लेकर t तक। इस हीट को हमने सपोज किया H1 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसकी एक RMS वैल्यू निकालते हैं। तो RMS वैल्यू इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, मतलब स्टेडी वैल्यू होती है, ये IRMS होगी, है ना। तो ये जो हीट प्रोड्यूस करेगा इसके अंदर, RMS करंट जो हीट प्रोड्यूस करेगी वो उसकी वैल्यू हो जाएगी I²RT के फॉर्मूले से, बस यहाँ पे ये IRMS लिख देंगे। तो इसमें डीसी करंट वाला ही फॉर्मूला लगेगा। तो जो IRMS करंट है वो एक स्टेडी करंट है ना। वो जितना हीट प्रोड्यूस करेगी, अगर उतना ही हीट AC प्रोड्यूस करेगी उतने ही टाइम में, ठीक है। तो जो ये स्टेडी करंट है वो इसकी AC की RMS वैल्यू होगी। तो इसकी डेफिनेशन देखिए कि RMS वैल्यू ऑफ करंट या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट is that steady value, root mean square value of current is that steady value of AC, ठीक है। तो ये AC की एक स्टेडी वैल्यू यानी कि एक फिक्स्ड वैल्यू होती है which will produce same amount of heat, produce same amount of heat in time t is equal to t, मतलब एक टाइम पीरियड के बराबर टाइम में सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा एज इट हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय AC, इट हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय AC। तो कोई स्टेडी वैल्यू एक गिवन टाइम में यानी कि t टाइम में अगर उतना ही हीट प्रोड्यूस करेगा जितना AC प्रोड्यूस करेगा, तो जो स्टेडी वैल्यू की करंट की स्टेडी वैल्यू की वैल्यू है वो IRMS के बराबर होगा, ठीक है। तो आप एक स्टेडी वैल्यू ले रहे हैं करंट की और t टाइम में उसकी हीट निकाल रहे हैं और AC से t टाइम में हीट निकाल रहे हैं। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो जो स्टेडी वैल्यू की स्टेडी करंट की वैल्यू आएगी वो IRMS की वैल्यू होगी। तो आपको क्या करना है कि H1 और H2 को कंपेयर करना है और इससे IRMS की वैल्यू निकालनी है। तो हम H1 को कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, कितना होगा। तो इसको इंटीग्रेट करिए, ठीक है। तो 0 से लेकर t तक I की वैल्यू डाल दीजिए। I की वैल्यू हो जाएगी I0 sin ओमेगा t, ये I की वैल्यू हो गई, इसको स्क्वायर कर दीजिए। तो I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t हो गया, फिर R और dt। तो इसमें I0 स्क्वायर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है और 0 से लेकर t तक साइन स्क्वायर ओमेगा t को इंटीग्रेट करना है। 0 से लेकर t तक साइन स्क्वायर ओमेगा t को इंटीग्रेट करना। अगर H1 H2 के इक्वल होगा, नाउ बाय डेफिनेशन H1 H2 के इक्वल है, नाउ बाय H1 बाय डेफिनेशन H1 H2 के इक्वल होगा। तो अगर H1 H2 के इक्वल होगा तो ये हो जाएगा I0 स्क्वायर R 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। H1 की वैल्यू हो गई और H2 की वैल्यू हो गई IRMS स्क्वायर R इंटू कैपिटल T। ये R से R की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और IRMS स्क्वायर हो जाएगा, IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू I0 स्क्वायर 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt डिवाइडेड बाय कैपिटल T, है ना। तो t को लेफ्ट साइड में ले गए, IRMS स्क्वायर बचेगा राइट साइड में और ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये वाली जो वैल्यू है ये साइन स्क्वायर ओमेगा t की एवरेज वैल्यू है। दिस वैल्यू इज एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा t। तो साइन स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू एक टाइम इंटरवल में 1/2 होगी और
साइन की एवरेज वैल्यू एक टाइम इंटरवल में 0 होगी। तो हमने क्या निकाला, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की टोटल वैल्यू निकाली इंटीग्रेट करके, और फिर उसको जितने टाइम में हमने ये वैल्यू निकाली है उसको डिवाइड कर दिया, तो ये एवरेज वैल्यू आ जाएगी। और एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखिए कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू है वो 1/2 के इक्वल होता है। तो एवरेज वैल्यू का मतलब है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए और कैपिटल टी से डिवाइड कर दिए, तो IRMS की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, I0/√2 के इक्वल हो। तो रूट मीन स्क्वायर जो करंट की वैल्यू होती है वो I0/√2 के इक्वल होती है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir.